मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चोरों का एक गैंग पहले पूरे शहर की बिजली गुम करता है और फिर एक ज्वेलरी की दुकान में घुस के खूब सारा सोना चांदी पैसा लूट लेता है। उसी शाम उसी समय हम क्राइम रिपोर्टर लेनी को देखते हैं जो कि स्टिंग ऑपरेशन करके लोगों का पर्दाफाश करने का काम करता है। उसकी एक प्यारी सी पत्नी है रोशनी, जिससे वो बहुत प्यार करता है। रोशनी ने उसके लिए दाल मखनी बनाने की कोशिश की पर पूरी जल गई, तो अब खाने के लिए कुछ था नहीं। लेनी नहाने जाता है कि तभी उसे बाहर से कुछ खटपट की आवाज सुनाई देती है, तो उसे लगता है कि शायद रोशनी ने कुछ गिरा दिया होगा। तभी लाइट चली जाती है और ये वो समय था जब चोर पूरे शहर की बत्ती गुल करके चोरी करने गए थे। नहाने के बाद रोशनी कहती है कि खाना तो जल गया है, तो जाओ जल्दी से अंडा पाव ले आओ जाके, और हाँ कुछ मीठा भी लेके आ जाना मेडिकल की दुकान से। लेनी इशारा समझ गया था तो जल्दी से तैयार होके गाड़ी लेके वो निकल पड़ता है, लेकिन हर जगह अंधेरा था और फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। तभी उसे उसके बचपन का दोस्त रवि मिल जाता है जो कि कुछ काम से उसके घर साइड आया था और वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। लेनी रवि को उसके घर छोड़ फिर से निकल पड़ता है अंडा पाव लेने, और मेडिकल भी तो जाना है कुछ मीठा लेने। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी और अंधेरा भी काफी था, तो कुछ ढंग से दिख नहीं रहा था कि तभी एक वैन लेनी की गाड़ी से टकरा जाती है। लेनी बाहर निकल के देखता है तो वैन पलटी पड़ी थी, और थोड़ा और पास जाके देखता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वैन में था सोना चांदी हीरे जेवरात। ये उन्हीं चोरों की वैन थी जिन्हें हमने शुरू में चोरी करते देखा था। लेनी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि अब तो उसकी जिंदगी चमक जाएगी। काफी कुछ था तो वो सब तो नहीं ले जा सकता था, तो उसे काला बक्सा दिखाई पड़ता है, तो वो उसे ही अपनी गाड़ी में डाल लेता है, ये सोच के कि इतना भारी है इसी में बहुत कुछ होगा। लेनी एकदम खुशी से झूमते गाते जा रहा होता है सपने देखते हुए कि अब तो वो अमीर हो गया, कि तभी वो एक आदमी को ठोक देता है। बाहर निकल के वो देखने जाता है कि तभी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उस भीड़ से निकलता है एक पागल बेवड़ा आदमी जो कि कहता है कि अब तो पुलिस बुलाना पड़ेगा। लेनी जख्मी आदमी को अपने कार में बैठाता है ये बोल के कि हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, पर वो जानता था कि शायद ये मर चुका है। ये चीज बेवड़े को भी समझ आ गई थी, तो वो भी बैठ जाता है गाड़ी में और कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस लाश को ठिकाने लगाने जा रहे हो। लेनी उसे भगाने लगता है पर उसने उसका चेहरा देख लिया था और गाड़ी का नंबर भी, तो बेवड़ा कहता कि पुलिस आएगी तो मैं सब कुछ बता दूंगा। तो इस डर से लेनी उसे अपने साथ ही लेके चल देता है। बेवड़े को पीने का बड़ा शौक था, तो वो डिमांड करता है 2 लाख रुपए और 7 बोतल दारू की, जो कि लेनी देने को मान जाता है, ये सोच के कि अब तो वो अमीर हो चुका है तो वो इसका मुंह बंद कर देगा पैसे देकर। वो दोनों प्लान बनाते हैं लाश ठिकाने लगाने का, पर रास्ते में पुलिस चेकिंग मिल जाती है। वहाँ पर तैनात थे इंस्पेक्टर पाटिल, जिनसे लेनी पहले ही मिल चुका था। दरअसल लेनी ने उसी दिन पाटिल का स्टिंग ऑपरेशन किया था अपना भेष बदलकर, तो पाटिल लेनी को वही आदमी समझ रहा था जो कि उनके सामने बन के आया था। लेनी के पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी पाटिल की जिसमें उसने घूस लेने की बात की थी, पर अभी ना तो पाटिल को कुछ पता था और न ही लेनी ने वो वीडियो बाहर की थी, तो लेनी उसके सामने वही आदमी बनने की एक्टिंग करता है। उन्होंने लाश को ऐसा बैठाया था जैसे वो सो रहा हो और बेवड़ा शेरो शायरी करके पाटिल का ध्यान भटकाता है, और इस तरह से वो कैसे भी करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग जाते हैं कब्रिस्तान और गड्ढा खोदना शुरू करते हैं, लेकिन तभी वहाँ 2 छपरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं जिनका नाम था ठीक और ठाक, जो कि उन्हें लाश को ठिकाने लगाते देख लेते हैं। ठीक और ठाक पहले गुंडे थे, फिर ठीक ठाक ऐप आया तो वो इन्फ्लुएंसर बन गए, लेकिन ऐप बैन होने के बाद वो फिर चोरी चकारी पर उतर आए। तो उनका मामा जो कि पुलिस ऑफिसर था उन्हें बचा बचा के परेशान हो चुका था। ये उस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद थे जिस वक्त लेनी पाटिल का स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था। लेनी स्टेशन के बाहर आता है तो इन दोनों को उसका बैग दिखता है, तो लेनी को बातों में फंसा के वो उसका कैमरा चुरा लेते हैं। लेनी फोन में व्यस्त था तो उन पर ध्यान नहीं देता। स्टिंग ऑपरेशन की सारी फुटेज उस कैमरे में ही थी। कहानी वर्तमान में आती है जहाँ लेनी कुछ कहता उससे पहले बेवड़ा कह देता है कि ये तुम्हें खूब सारे पैसे देगा, पैसे से नहला देगा, चिंता मत करो हमारे साथ हो जाओ। ठीक ठाक को तो याद आ गया था कि तो वही है जिसका कैमरा चुराया था, पर लेनी को तो कुछ पता ही नहीं था, तो वो दोनों पैसे लेके मुंह बंद रखने को मान जाते हैं। अब चारों लोग लाश लेके गड्ढे में डालने ही वाले होते हैं कि तभी लाश जिंदा हो जाती है, तो वो डर के मारे उसे वहीं छोड़ के तुरंत भाग लेते हैं। वो लोग तो भाग गए, लेकिन वो लोग जो कर रहे थे वो सब कुछ जासूस अरविंद देख लेता है और उनकी फोटो भी खींच लेता है उनकी हर हरकत की। ये कौन है ये आपको फिल्म के आखिर में ही पता चलेगा, तो बने
रहिए हमारे साथ। लैनी सबसे कहता है अब काम तो हुआ नहीं तो चलो अपने अपने रास्ते निकलो। तो बेवड़ा कहता कि मेरी दारू दिला दो, मैं चला जाऊंगा। पर ड्राई डे था तो दारू तो मिलने से रही। और वो दोनों कहते हैं कि काम नहीं हुआ तो क्या, क्राइम तो हुआ ही है ना। तभी लैनी के बॉस का फोन आ जाता है जो कि कहते हैं कि अस्पताल में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जाओ उसको कवर करो जाके। अब ये तीनों तो कहीं जाने से रहे तो वो इन्हें भी अपने साथ लेके चला जाता है। लैनी अपना बैग टटोलता है तो उसे अपना कैमरा नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाता है कि उसमें तो सब कुछ था, कहाँ गया कैमरा। धरना दे रही थी एक्स एमएलए अनीता। और मजे की बात ये थी कि लैनी ने 1 महीने पहले इसका भी स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके चलते अनीता को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। ठीक ठाक लैनी को बता देते हैं कि उन्होंने ही उसका कैमरा चुराया था और फिर उसे बेच के नशीला पदार्थ खरीद लिया। बेवड़ा नशे में अनीता से उल्टे सीधे सवाल पूछने लगता है तो वहाँ बवाल मच जाता है तो सब वहाँ से भी भाग निकलते हैं। इन तीनों को तो खूब मजा आ रही थी, लेकिन लैनी तो बेचारा अंडा पाव लेने बाहर निकला था और इस भसड़ में फंस गया इन 3 अतरंगियों के बीच में। तो उसका दिमाग खराब हो रहा था कि अब वो इस झंझाल से निकले तो निकले कैसे। लैनी जाता है उस चाचा की दुकान जहाँ इन लोगों ने कैमरा बेचा था। चाचा आते हैं जो कि जोक से भी ज्यादा धीरे थे तो वो धीरे धीरे दुकान के सभी ताले खोलते हैं और फिर कैमरा दिखाते हुए कहते हैं कि 10,000 रुपए दो। लैनी पगला जाता है कि अपना ही कैमरा देने के लिए पैसे क्यों दूं, पर कैमरा तो चाहिए था तो वो अपना बटुआ ढूंढता है, लेकिन बटुआ तो वो लाया ही नहीं था। वो अपनी घड़ी देके कैमरा ले लेता है, लेकिन पता चलता है कि उसमें तो मेमोरी कार्ड ही नहीं है। लैनी को समझ आ गया था कि आज रात उसकी किस्मत खराब ही चल रही है, वो चाहे जो कर ले सब गलत चलत गड़बड़ सड़बड़ ही होना है। वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़की आती है जिसका नाम था श्रुति और उसकी गाड़ी खराब हो गई थी तो वो उनसे लिफ्ट मांगती है। लैनी तो मना कर देता है, लेकिन ठीक ठाक उसे बैठा लेते हैं और फिर वो भी सवार हो जाती है उनके बिना मंजिल के सफर में। श्रुति छुप छुप के किसी को मैसेज कर रही थी। पूछने पर वो बताती कि अपने भाई को मैसेज कर रही है, पर गड़बड़ तो लग रही थी कुछ। लैनी को सुसु आ जाती है तो सुसु करने उतरता है कि तभी बेवड़े को दारू की दुकान दिख जाती है तो ठीक ठाक का साथ लेते हुए वो दुकान का ताला तोड़ अंदर घुस जाता है। इतनी सारी दारू देख बेवड़े के आंखों में आंसू आ जाते हैं और ठीक ठाक दुकान से पैसे चुराने में लगे होते हैं। सायरन बज जाता है तो पुलिस आ जाती है तो वो लोग फिर से भागना शुरू करते हैं, लेकिन पुलिस पीछे लग गई थी। पुलिस की गाड़ी में थे ठीक ठाक के मामा जी और दूसरा ऑफिसर गोलियां चला रहा था उन पर। बेवड़ा कहता है रुको अब मैं कुछ करता हूँ। वो सोने की एक बंदूक निकालता है और पुलिस वालों पर चलाना शुरू कर देता है। सोने की बंदूक देख के श्रुति काफी ज्यादा घबरा जाती है। लैनी हैरान परेशान हो जाता है कि इसके पास बंदूक कहाँ से आ गई। श्रुति उन्हें रास्ता बताती है कि वहाँ से चलो हम बच जाएंगे। वो लोग उसकी बात मानकर उस रास्ते पर जाते हैं, लेकिन वहाँ जासूस अरविंद पहले से ही मौजूद था जो कि पुलिस को रोकने में कामयाब हो जाता है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये भी आपको आगे ही पता चलेगा। जब वो लोग सुरक्षित जगह पहुँच जाते हैं तो श्रुति डर डर के कहते कि मुझे जाने दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ असगर भाई भी हैं। लैनी पूछता कौन असगर भाई, तो श्रुति बताती वो बेवड़ा आदमी जो तुम्हारे साथ है वो 14 सालों से लापता मोस्ट वांटेड अपनी सोने की बंदूक से 100 लोगों को मारने वाला खूंखार डॉन असगर भाई हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक टाइम पर असगर भाई का कितना ज्यादा दबदबा था और वो किसी को कहीं भी मार देते थे। 14 सालों से वो गायब थे, लेकिन 1 महीने पहले ही वो वापस आए और अपने घर गए और अपनी सोने की बंदूक निकाली। उन्होंने ठाना कि उनका वक्त फिर से आएगा, इस शहर में उनका खौफ फिर से छाएगा। असगर भाई ऐसे ही पागल बन के जीने लगे उस वक्त के आने के इंतजार में और आज वर्तमान में इन लोगों के बीच थे। श्रुति कहते कि हम असगर भाई को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि उसने हम सबके चेहरे देख लिए हैं तो वो अब हमें नहीं छोड़ेगा। असगर सो रहा था तो वो लोग उसे लेकर पहुंच जाते हैं डॉन मुगिल अन्ना के पास, जैसे ठीक ठाक जानते थे। अन्ना को असगर भाई की तलाश थी तो इसलिए वो लोग उसे उसके पास लेकर गए, जिसके बदले उन्हें खूब सारा पैसा मिला। असगर जाग जाता है और सीधा अन्ना के पास जाकर कहता कि 14 साल तक इस रात का इंतजार किया मैंने। यहाँ पर राज खुलता है कि अन्ना पहले असगर का चेला था, लेकिन उसे असगर की बराबरी करनी थी, उसके जैसा डॉन बनना था। तो उसने असगर की सेटिंग लगाई, उसे मरवाने की कोशिश की, पुलिस के हाथों पकड़वाने की भी कोशिश की। तो मजबूरन असगर अंडरग्राउंड हो गया और आज जाकर वो अपने गद्दार साथी के सामने खड़ा था। अन्ना सबको मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन असगर चालाकी से उसकी बंदूक उसी पे तान देता है और उन लोगों को भाग जाने को कहता है। लैनी गाड़ी छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि उसमें वो काला बक्सा था, तो वो नाटक करने लगता है कि वो असगर को छोड़कर नहीं जाएगा। अब लैनी भी बंदूक उठा लेता है जो कि उसे चलाने तो बिल्कुल नहीं आती थी। उनमें लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी कोई स्नाइपर से गोली चला देता है तो हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। असगर और अन्ना के लोग एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। असगर इन सब में एक्सपर्ट तो था ही, तो वो उन पर भारी पड़ता है और सबको मारते हुए अन्ना को भी मार कर उसका किस्सा खत्म कर देता है। पर अफसोस उसे भी एक गोली लग जाती है। असगर भाई मरते मरते कहते हैं कि चांद तारा मस्जिद के पीछे मेरा घर है, उस घर के आंगन में एक पेड़ है
उसी के नीचे मेरी किस्मत दफन है, मुझे वहीं दफना देना। इतनी देर तक वो उनके साथ रहे तो उनके बीच एक कनेक्शन सा बन गया था, तो उनके जाने पे सभी को दुख होता है। लेनी वादा करता है कि वो उनकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। तभी वहाँ स्नाइपर लेके वो आदमी आता है जिसे लेनी ने गाड़ी से उड़ा दिया था और उसका नाम था मिस्टर एक्स। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पीछे से जासूस अरविंद आकर उसे बेहोशी का डांट मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। श्रुति उनसे पैसों वाला बैग छीन के अरविंद की तरफ हो जाती है। अरविंद लेनी को बताता है कि तुम्हारी बीवी ने मुझे हायर किया है तुम्हें फंसाने के लिए। तुम्हारी बीवी का तुम्हारे दोस्त रवि के साथ चक्कर चल रहा है, वो तुमसे तलाक लेना चाहती है, इसलिए मुझे हायर किया ताकि मैं तुम्हारी कोई गलती ढूंढूं और उसी गलती को पकड़ के वो तुमसे तलाक ले ले, लेकिन तुम में तो कोई खामी ही नहीं है। फिर उसने प्लान बनाया कि वो तुम्हारा चक्कर चलवाए, तो इसीलिए मैंने श्रुति को हायर किया ताकि वो तुमसे टांका भिड़ाए और फिर तुम्हारी बीवी रोशनी तुमसे तलाक ले ले। जब लेनी नहा रहा था तो जो खटपट की आवाज हुई थी वो रवि से ही हुई थी, क्योंकि उसका पैर टकरा गया था किसी चीज से, इसीलिए वो लेनी को उसके घर के पास मिला। मतलब जिस वक्त लेनी घर आया था उस वक्त रवि घर में मौजूद था, लेकिन लेनी से छुपा के रोशनी ने उसे भगा दिया था। लेनी बेचारा एकदम से टूट जाता है कि एक रात में उसे इतने सारे झटके मिले, सब खत्म हो गया। मेमोरी कार्ड गया, नौकरी गई, बीवी धोखेबाज निकली, दोस्त भी गद्दार निकला। अरविंद कहता जो जो तुमने आज किया वो सब मैंने देखा और फोटो भी खींच रखी है। श्रुति को मैंने तुम्हारे पास भेजा ताकि मुझे उस बक्से की जानकारी मिलती रहे। अब ये बैग वाला पैसा भी हमारा, वो बक्सा भी हमारा और असगर के ऊपर जो इनाम है वो भी हमारा, और फंसोगे तुम सब, क्योंकि मेरे पास तो सारे सबूत हैं तुम्हारी काली करतूतों के। वो लोग गाड़ी में असगर को लेटा के वहाँ से निकल जाते हैं और इन्हें मिलता है ठेंगा। उन्हें याद आता है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने के कगार पर था, तो वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तो वो लोग उनके पीछे भागना शुरू करते हैं। वो लोग उन्हें मिल जाते हैं तो वो उनसे बंदूक छीनने की कोशिश करते हैं, तो इस छीना छपटी में बेहोशी वाला डार्ट श्रुति को लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। लेनी अरविंद से लड़ते हुए उससे बंदूक छीन उसे भी बेहोशी वाला डार्ट मार देता है। फिर ये तीनों गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, पैसे न देके दारू की बाटली देके, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। लेनी अरविंद के कैमरे से सभी सबूत मिटा देता है और उसके बैग से उसे उसका मेमोरी कार्ड भी मिल जाता है। वो तीनों एक सुनसान जगह पहुंच के बक्सा खोलते हैं तो उसमें हीरे जेवरात नहीं बंदूकें रखी थी। हमें दिखाया जाता है कि चोर जब चोरी करके भाग रहे थे तो उन्होंने उस बक्से में बंदूक रखी और फिर चोरी का जश्न मनाने लगे। एक चोर सारा माल अकेले हथियाना चाहता था तो उसने दारू में जहर मिला दिया था ताकि सब मर जाएं, लेकिन मरने से पहले उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इस भसड़ में ड्राइवर को गोली लग जाती है और यही वो वक्त था जब इनकी गाड़ी लेनी से टकराई थी। जिस चीज के लिए लेनी ने इतना सब सहा, इतनी भसड़ मचाई, इतने लोगों को झेला पेला सब किया, उसमें से निकला कुछ नहीं। गुस्से में तीनों बंदूक लेके उसी को चलाते हुए अपना गुस्सा उतारते हैं। लेनी उन्हें पैसे वाला बैग देते हुए कहता कि मेरी जिंदगी की तो लगी पड़ी है, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो और इन पैसों से कुछ ढंग का काम करना शुरू करो। उन दोनों को टाटा बाय बाय करके वो जाता है असगर भाई के घर उनका वादा पूरा करने। पेड़ के नीचे वो गड्ढा खोदना शुरू करता है तो उसे वहाँ एक बक्सा मिलता है। बक्सा खोलते ही उसकी आंखों में फिर से वही चमक आ जाती है जो काला बक्सा देख के आई थी। ये बक्सा खाली नहीं था बल्कि सोने के बिस्किट से भरा हुआ था। उसके मन में अनगिनत लड्डू फूट ही रहे थे कि तभी वहाँ कुछ छपरी भेष वाले बच्चे आ जाते हैं। वो असगर भाई को बिना दफन किए ही बक्सा लेके वहाँ से भाग निकलता है। लेनी आ जाता है अपने घर तो वहाँ रोशनी तो थी ही, साथ में रवि भी था। तभी वहाँ इंस्पेक्टर पाटिल आते हैं और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, ये कहकर कि उन लोगों का आतंकियों से कनेक्शन है। उस मेमोरी कार्ड में पाटिल के स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो थी तो लेनी ने उससे डील की कि रोशनी और रवि को एक झूठे केस में फंसाकर लंबे समय के लिए अंदर कर दो तो मेमोरी कार्ड में तोड़ दूंगा। जो हथियार उसे काले बक्से से मिले थे उसी को सबूत बना के पाटिल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर लेनी ने मेमोरी कार्ड तोड़ दिया और इस तरह से ये डील कामयाब हुई और लेनी ने धोखेबाज लोगों को सबक सिखा दिया। लेनी मस्त बिस्तर में सोना बिछा के एकदम बढ़िया खुशी से लेटा होता है। उधर वो बच्चे असगर भाई की मलम पट्टी कर डालते हैं और मजे की बात ये है कि वो जिंदा हो जाते हैं। यहाँ लेनी असगर भाई का सोना पाके खुश था और वहाँ असगर भाई जिंदा हो चुके थे।